एलपी हैं और बाकी सारे जो लीडर यहाँ मौजूद हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वाकई जयराम जी ने कहा कि बहुत ऑर्गेनाइज्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सारे लोग मौजूद हैं, प्रभारी हैं, सारे लोकल एमएलए हैं यहाँ पे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम खास तौर पे भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के सरकार का और भाजपा का क्या रवैया रहा है उस पर बात करेंगे। मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने देखा है शुरू से ही, जब से इस यात्रा का अनाउंसमेंट हुआ है, जब से इस यात्रा की घोषणा हुई है, खास करके भाजपा ने इस यात्रा पर चौतरफा हमला करना शुरू कर दिया। इसके अलग अलग बिंदु हैं। सबसे पहला हमला ये बोल करके किया गया कि भारत तो जुड़ा हुआ है, क्या जोड़ने के लिए निकले हैं। भारत जो है दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग जो है दोबारा विश्व गुरु बन चुके हैं, भारत लगातार जो है विकास कर रहा है, तो ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी है कि आपको भारत जोड़ने की जरूरत है। आप लोगों ने यह सवाल कहीं ना कहीं सुना होगा, देखा होगा, आपके व्हाट्सएप पे आया होगा, आपने जो है अपने टीवी चैनल पे जो है बीजेपी जब बोलती है इसको तो इसको चलाया होगा, और चर्चाओं में भी भाजपा के लोग बार बार ये बोलना शुरू किए कि भारत तो जुड़ा हुआ है, तो क्या जोड़ने के लिए निकले हैं, इसकी जरूरत क्या है। तो मैं एक काउंटर सवाल आज उनका जो ये हमला था उसका करना चाहता हूं कि भारत जब जुड़ा हुआ है और भारत जोड़ो यात्रा की कोई प्रासंगिकता ही नहीं है आपके नजर में, तो आप इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। हेल्थ मिनिस्टर इतना इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है, उनको क्या जरूरत है इंक बर्बाद करने की, पेपर बर्बाद करने की, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के लेटर लिखने की, जिसकी जरूरत ही नहीं है उनके नजर में, उसकी चर्चा वो क्यों कर रहे हैं। पहला प्रश्न उनसे पूछा जाना चाहिए। हम ये समझते हैं कि देश जुड़ा हुआ है जमीनी तौर पर, भौगोलिक तौर पर, देश जुड़ा रहे भावनात्मक तौर पर भी, क्योंकि देश हमेशा देश के लोगों से बनता है। लोगों को हटा करके कोई देश नहीं होता है। देश के लिए लोग भी जरूरी होते हैं, जमीन भी जरूरी होती है, और देश की संप्रभुता, उसकी आजादी भी जरूरी होती है। हमारे पास संप्रभुता है और उसी संप्रभुता के आधार पर जो है हम अपनी सीमाओं को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के सरकार से सवाल पूछते हैं कि हमारी संप्रभुता अक्षुण्ण रहे। देश हमारा जमीन से जुड़ा हुआ है, लेकिन देश के लोग भी जुड़े रहे ना। जब इस देश के लोगों को उनके पहचान के आधार पर बांटा जाता है, उनके अंदर भेदभाव पैदा किया जाता है, एक के खिलाफ जब दूसरे को खड़ा किया जाता है, तो देशवासियों को आपस में तोड़ने की कोशिश की जाती है। और देश अगर भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ा रहेगा तो आप जमीन से भी बहुत देर तक जोड़ के नहीं रख पाएंगे। इसीलिए देशवासियों को आपस में जोड़ना जरूरी है। और पहले दिन से हमने कहा कि यह यात्रा दिलों को जोड़ने की यात्रा है। हम चाहते हैं कि देश में मोहब्बत हो। यह जो नफरत की बयार लगातार बह रही है, इस नफरत को हराया जाए, क्योंकि अगर नफरत का माहौल रहेगा तो देश के भीतर जो बुनियादी सवाल हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, ये मुद्दे गायब हो जाएंगे राजनीति के विमर्श से। हमारी मंशा बिल्कुल साफ थी। तो जो लोग ये पूछ रहे थे उनको ये समझना था, ये सवाल खुद से पूछना था कि क्या जब इस देश में भर्ती घोटाला होता है, भर्तियां नहीं होती हैं, जब किसी इंसान के साथ सरेआम मारपीट होती है, महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, तो आपकी भावना नहीं टूटती है, नौजवानों के सपने नहीं टूटते हैं। उसी भावनाओं को जोड़ने के लिए, उसी सपने को जोड़ने के लिए यात्रा है। तो पहला हमला उन्होंने ये किया कि भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत क्या है। दूसरा हमला जब यात्रा शुरू हुई तब उन्होंने दूसरा हमला किया, और ये बड़े शर्म की बात है और बड़ी सोचने की बात है। हमारे बीच में भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हुए हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की एक जिम्मेवारी होती है कि वो जब भी बोले तो सोच समझ करके बोलें, ताकि हम भी उनको फॉलो करें, हम भी उनसे सीखें। और मैं तो कहता हूं कि आज अगर नेताओं की बात पे भरोसा करके कोई स्टूडेंट उसको सच मान ले और परीक्षा में वही लिख दे तो वो फेल हो जाएगा, क्योंकि वो इतना झूठ बोलते हैं, इतना गलत बोलते हैं। आप याद कीजिए, दूसरा हमला हुआ जिस दिन यात्रा शुरू हुई, देश के मंत्री के द्वारा
चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा झूठ बोला गया कि राहुल जी जो है विवेकानंद जी की मूर्ति पे नहीं गए थे। तो दूसरा हमला उन्होंने किया कि यात्रा जब शुरू हो गई है तो उसको बदनाम करने का। और यहीं पे यह बात रुकी नहीं, फिर बात आ गई जूते पर, फिर बात आ गई फीते पर, फिर बात आ गई टी शर्ट पर, फिर बात आ गई दाढ़ी पर, फिर बात आ गई महिलाओं पर। और यहां पर भी वो रुके नहीं, माने नहीं, हर दिन कुछ ना कुछ निकालना शुरू किए। और जब हकीकत में कुछ नहीं मिला तो जो उनका तीसरा हमला था, जो उनका डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट जो करता है कि किसी का सर किसी के जो है सर के ऊपर लगा दो, किसी का आवाज कहीं पे चिपका दो, यात्रा को लेकर के नकली वीडियो बनाना शुरू किए। यात्रा जब आगे चली जाती है तो पीछे सड़क खाली ही होगी, यात्रा आगे बढ़ गई है तो उस खाली सड़क का वीडियो बना करके दिखाते हैं, कोई है ही नहीं। अरे भाई, जब कोई है ही नहीं, कोई लोग यात्रा में आ ही नहीं रहा है, तो क्यों आपको अभी जो है प्रोटोकॉल की याद पड़ी है? कोरोना प्रोटोकॉल की जरूरत क्यों है? क्योंकि आप तो यही दिखा रहे हैं वीडियो बना बना करके कि कोई यात्रा में आ ही नहीं रहा है। जब कोई यात्रा में आ ही नहीं रहा है तो क्या पेड़ को मास्क पहना दें कि सड़क जो है लपेट करके कंधे पर रख दें राहुल जी के कि नहीं नहीं आप आगे बढ़ गए हैं, सड़क को पीछे कैसे छोड़ दिए हैं, इसको भी लपेट करके कंधे पर ले जाइए। वीडियो, नकली वीडियो, कभी जो है तबलीगी जमात तो कभी कुछ नकली वीडियो बना रहे हैं। जबकि यात्रा में जो लोग शामिल हैं वो देखते हैं सबसे आगे इस देश का राष्ट्रीय ध्वज होता है। और जयराम जी, दिग्विजय सिंह जी, इनसे हम नौजवानों को सीखना चाहिए कि लगातार वो उस झंडे के साथ चलते हैं। हमारा सेवा दल जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के जमाने के जो गाने हैं उसको गाते हुए चलते हैं। पीछे जो है हमारा एक बैंड पार्टी होता है जो म्यूजिकली जो है देशभक्ति गानों को बजाता है और उसके पीछे जो है वो राहुल जी चलते हैं। तब जो है इस यात्रा के ऊपर जो है देशद्रोह जैसे कालिख लगाने की कोशिश करना, गलत वीडियो बना करके इसको बदनाम करना, ये इनका तीसरा हमला है। और चौथा हमला आप सब लोगों ने देखा होगा कि राहुल जी गुरुद्वारा जाते हैं तब भाजपा ठीक रहती है, राहुल जी जब चर्च जाते हैं तब भी बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है, राहुल जी जब मजार पे जाएं, मस्जिद पे जाएं तब भी भाजपा को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंदिर में जाते ही ऐसा लगता है जैसे भाजपा वालों को कोई जमाल गोटा खिला दिया हो, अचानक से दस्त होना शुरू हो जाता है। क्या प्रॉब्लम है आपको? इस देश का नागरिक, इस देश का व्यक्ति, इस देश के किसी भी धार्मिक संस्थान पर जाने के लिए स्वतंत्र है। आपका कोई जो है पेटेंट है क्या कि सिर्फ आप ही जाएंगे? और नियम, कायदे, कानून, ओम का चादर सीधा है, ओम का चादर उल्टा है, और ये वो लोग बोल रहे हैं जो गुफा में चश्मा लगा करके ध्यान करते हैं। ये जो चल रहा है इससे मैं बस एक अर्थ निकालता हूं कि इन्होंने बहुत कोशिश की कि इस यात्रा को इग्नोर किया जाए, इनसे इग्नोर नहीं हो पा रहा है। बहुत प्रयास किया, बहुत समझाया अपने कार्यकर्ताओं को कि यात्रा गुजर जाए, बिल्कुल खिड़की दरवाजा बंद कर लेना। इंसान की अपनी भी इच्छा होती है, इंसान की अपनी भी बुद्धि होती है। लोग खिड़की दरवाजा बंद कर लिए लेकिन छत पे चले गए भाजपा ऑफिस के और वहां से जो है यात्रा को हेलो हाय करना शुरू कर दिया। क्या करेंगे? क्योंकि यह यात्रा जिन सवालों को लेकर के चल रही है ना, वो कांग्रेस के सवाल नहीं है, वो देश के सवाल हैं। ये यात्रा इसलिए है कि इस देश में दिहाड़ी मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं, रिपोर्ट उठा करके देख लीजिए। यह यात्रा इसलिए है कि इस देश के नौजवानों के सपने टूट रहे हैं, अब किसान के साथ साथ नौजवान भी आत्महत्या करने पर विवश हैं। आप व्यापारियों, छोटे व्यापारियों की हालत जाकर के देखिए कि किस तरीके से उनके उद्योग धंधे, उनका कारोबार जो है वो समाप्त किया जा रहा है। आप महिलाएं जब इसमें शामिल होती हैं तो उनका एक ही सवाल है कि हम सुरक्षा चाहते हैं। जिस तरीके से आज महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़े हैं वो उससे सुरक्षा चाहते हैं। अपने अपने मुद्दों को लेकर के जवान, किसान, नौजवान, महिलाएं, मजदूर, व्यापारी, प्रोफेशनल्स, मीडिया के लोग, पुराने प्रोफेसर्स, फिल्म से जुड़े हुए लोग, तमाम तरह के लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और जो दल की सीमा है, उस दल की सीमा से परे जाकर के यह यात्रा देश की यात्रा बन चुकी है। इसीलिए इनका जो क्लेम था ना
कि सबसे बड़े देश के लिए, देश हित में सोचने वाले ये हैं, तो ये एक्सपोज होना शुरू हो गए हैं और इससे इनको घबराहट है। इनको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। इस पार्टी ने इस देश को आजादी दिलाई है और आजादी के ऊपर जो आंच आई है उसको लेकर के डट करके कांग्रेस सड़कों पे उतर गई है, खड़ी हो गई है। तो अब इनको चिंता सताने लगी है, इसीलिए अब नया बहाना आया है। कोई समझाए इन प्रचंड मूर्खों को, कोरोना बहाना नहीं, बीमारी है। ये ऐसा नहीं है कि स्कूल जाने का मन नहीं है तो बच्चा नहीं करता है, मम्मी दांत में दर्द हो रहा है। ये बहाना नहीं है, ये बीमारी है। और इस बीमारी को लेकर के राहुल जी इस देश के पहले नेता हैं जो सरकार को सबसे पहले चिट्ठी लिखे थे। और ये वो लोग सवाल पूछ रहे हैं। मुझे तो कभी लगता है कि कुछ स्पेशल रिलेशन है बीजेपी का कोरोना से। उसकी रैली में नहीं जाता है, दूसरी की रैली में चला जाता है। और डे नाइट का सेंस कितना है कोरोना को, दिन में हो जाता है, रात में नहीं होता है। आप लोगों ने देखा ना, पार्लियामेंट में कोरोना था, मास्क लगाए हुए थे। शादी में जाते जाते कोरोना चला गया, छुट्टी पे चला जाता है, आराम करता है। ये मजाक बना दिए हैं। हम बार बार कह रहे हैं, शुरू से लेकर के आज तक कोरोना को लेकर के हमारी पार्टी गंभीर है। और जो साइंटिफिक प्रोटोकॉल होगा वो सबके लिए होगा। ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी के लिए नहीं होगा और कांग्रेस के लिए होगा। ऐसा तो नहीं है कि दूसरे आयोजन होंगे, ये आयोजन नहीं होगा, वो सबके लिए होगा। तो उस पे जो है हम उसको फॉलो करेंगे, जैसे पहले फॉलो किया था। और सरकार को भी बताएंगे जहां सरकार गलती करेगी। और जनता के सवाल को लेकर के जो ये यात्रा है, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी के जो सवाल हैं, ये यात्रा भी चलेगी। इनको जितना दम लगाना है लगा लें। ये इग्नोर करके देख लिए, बदनाम करके देख लिए, मंदिर क्यों जाते हैं, मस्जिद क्यों जाते हैं, टी शर्ट कौन सा पहन लिया है, ओम का चादर सीधा है कि उल्टा है, इन्होंने सब कुछ कर लिया। लेकिन यात्रा देखते देखते हेलीकॉप्टर से नहीं, ट्रेन से भी नहीं, पैदल चल करके, पांव से यात्रा कन्याकुमारी से दिल्ली पहुंच गई। और दिल्ली जब पहुंच गई है ना, तो दिल्ली की तख्त जो है इनको हिलती हुई नजर आ रही है। तो एक बार और रिमाइंड करा देते हैं उनको, जो पहले भी कहते थे, इस यात्रा का उद्देश्य इलेक्शन नहीं, इमोशन है। आप इमोशन साफ रखिए। इस यात्रा से आपको कोई थ्रेट नहीं होगा, क्योंकि हम इस यात्रा के माध्यम से भीड़ नहीं जुटाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस देश के नागरिक अपने सवालों को लेकर के, नागरिक, भीड़ नहीं, अपने सवालों को लेकर के इस यात्रा में शामिल हो। और यह यात्रा जिस तरह से कन्याकुमारी से चली है, यह यात्रा कश्मीर तक जाएगी, यही हम लोगों को उम्मीद है। और आप लोग सब अपने तरीके से इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी सवाल होंगे उसका जवाब दिया जाएगा। थैंक यू। शुक्रिया कन्हैया। अभी नीरज कुमार जी फरीदाबाद के बारे में कुछ मुद्दे उठाएंगे। नमस्कार साथियों, उपस्थित हमारे सारे प्रेस के साथियों, हमारे सीनियर नेता, हमारे हुड्डा साहब, पीसीसी प्रेसिडेंट जयराम रमेश जी, यहाँ के सब साथियों को पता है हमारे साथ काफ़ी हमारे प्रभारी महोदय, सम्मानित मंच। मैं बताना चाहूँगा, हमारी पूरी आईसीसी की टीम भी यहाँ बैठी है, कि सर जब एक नारा आया देश के अंदर, आपदा को अवसर बनाइए, गरीब आदमी ने आपदा को अवसर नहीं बनाया, उसको देखा देखी कुछ लोगों ने आपदा को अवसर बनाया। और हमारे यहाँ एक फैक्ट्री में 30 मजदूर थे, वो उसी फैक्ट्री में काम करते हुए दिव्यांग हुए। और उन्होंने उस समय ना केस करे, ना फैक्ट्री मालिक को परेशान किया कि यहाँ से रोजी रोटी मिल रही है। उन्होंने कोरोना के अंदर जिस दिन ये नारा आया, आपदा को अवसर बनाइए, हालांकि आपदा सेवा लेके आती है, अवसर लुटेरों के लिए होती है आपदा, उन सबको निकाल दिया। और हम लोगों ने 30 दिन का रामायण का पाठ उसी फैक्ट्री के गेट पे किया और प्रभु की कृपा से उन सबको इंसाफ मिला। हमारा शहर कहने को तो स्मार्ट सिटी है, अभी आप चलेंगे भी, ये टोल रोड है और 1000 करोड़ का बजट हमारे यहाँ स्मार्ट सिटी का है। विधानसभा में प्रश्न था, सिर्फ 1 करोड़ के काम कंप्लीट हुए हैं। जरा सी बारिश हो जाती है तो मिलिट्री और पुलिस बुलानी पड़ती है कि ट्रैफिक की व्यवस्था ठीक करनी है। और दूसरा,
घोटाले के ऊपर इस सरकार के बारे में जितना हम कहें कम है। 200 करोड़ का ऐसा घोटाला हुआ है यहाँ, जो कि बिना काम करे पेमेंट हो गई, एक ईंट नहीं लगी। 54 दिन तक मैं नंगे पैर रहा, त्याग तपस्या की, हमारी पार्टी का पूरा साथ रहा। मजबूरी में सरकार ने FIR दर्ज कर दी, विजिलेंस की इंक्वायरी हुई, पर अभी तक एक नए पैसे की रिकवरी नहीं हुई। और मैं अंत में एक ही बात कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ देहाती में कहावत है, ये देहाती एरिया है, कि कौओं के कोसने से ढोर नहीं मरा करते। ये हमारे राहुल जी और भारत जोड़ो यात्रा के बारे में कुछ भी कर लें, ये यात्रा सफल रहेगी। इससे ज्यादा हल्कापन हो नहीं सकता कोई, कि जनता सुबह 6 बजे राहुल जी का दीदार करने को, राहुल जी से मिलने को, इस ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा बनने को तैयार है। आज सारे इलाके में सुबह 4 बजे से ब्लैकआउट था, लाइट गायब कर रखी थी कि लोग शायद घरों में गर्म पानी ना हो पाए, लोग पहुंच ना पाए यात्रा में। पर आप सब साथियों ने देखा, मीडिया के साथियों ने देखा, हजारों की तादाद में लोग राहुल जी के स्वागत के लिए खड़े थे। और प्रशासन की और सरकार की, प्रशासन की तो मैं क्या बोलूं, प्रशासन तो सरकार के इशारे पे काम कर रहा है। पर मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि ये सरकार हमारी इस यात्रा को जितना मर्जी परेशान कर ले, फर्स्ट फेज में तो टेलर था, जब सेकंड फेज में हरियाणा में यात्रा आएगी तो आप इससे 10 गुना ज्यादा जोश देखेंगे और लोगों में 10 गुना ज्यादा उत्साह देखेंगे, चाहे सरकार इसके लिए कुछ करे। और अंत में एक बस रामायण की चौपाई से अपनी बात को खत्म करूंगा कि लंका कांड के अंदर जब श्री राम प्रभु बिना साधनों के लड़ रहे थे, तो कईयों ने प्रश्न किया कि रावण के पास रथ है, साधन है, सेना है, आपके पास क्या है? तो बाबा तुलसीदास चंद लाइन लिख के चले गए हैं। और इसी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हमारे राहुल जी महंगाई रूपी रावण, भ्रष्टाचार रूपी रावण, भाई को तोड़ने वाले रावण, सबके खिलाफ संघर्ष कर गए हैं। बाबा तुलसीदास जी की चौपाइयों से अपनी वाणी को विराम दूंगा। रावण रथ बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा, नाथ न रथ तन पदपन त्राना, केहि बिद जीतहु वीर बलवाना, सुनऊ सखा कह कृपा निदाना, जो जय हुई सो स्पंदन आना, सौरज धीरज दो रथ चाका, सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका। हमारे राहुल जी श्री राम प्रभु की तरह शौर्य और धीरज के रथ में 2 पहिए लगा के चल रहे हैं और हम कामयाब होंगे। जय हिंद, जय भारत, राम राम जी। शुक्रिया नीरज जी। PCC अध्यक्ष कुछ कहना चाहते हैं? हमारे मीडिया प्रभारी आदरणीय जयराम रमेश जी, हमारे प्रदेश के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से प्रभारी आदरणीय श्री शक्ति सिंह गोयल जी, हमारे बीच में आदरणीय श्री कन्हैया जी, बहुत ही हमारे प्रदेश के सम्मानित नेता, लोकप्रिय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, मेरे सभी साथी विधायकगण और मंच पर सभी साथीगण और प्रेस के सभी साथियों, अभी काफी विस्तार के साथ में जयराम रमेश जी ने और हमारे शक्ति सिंह गोयल जी ने और कन्हैया जी ने पूरा निचोड़ रख दिया कि किस तरह से इस भाजपा का, किस तरह से कांग्रेस पार्टी की भी नहीं है, तो सभी की, आम आदमी की ये यात्रा चल रही है। राहुल जी ने जिन विषयों पर, जिन संदर्भों में ये यात्रा शुरू की है, जो आज देश के अंदर जो हालात बिगड़ रहे हैं, हमारा जो प्रेम प्यार भाईचारा आपस में जो बिगड़ रहा है, जो एक धार्मिक उन्माद पैदा किया जा रहा है, आज जो देश के अंदर जो महंगाई का मामला है, चाहे बेरोजगारी का मामला है, चाहे गिरती हुई अर्थव्यवस्था का मामला है, चाहे संवैधानिक जो संस्थाएं जो लोकतंत्र को बचाने के लिए संविधान में जो व्यवस्था की गई थी, उनकी क्रेडिबिलिटी पर जो आज प्रश्न उठ रहे हैं, इन सब मुद्दों को लेकर के राहुल जी ने जो यात्रा शुरू की। और हरियाणा में जिस तरह से सुबह 6 बजे इतना भारी स्वागत हरियाणा प्रदेश की जनता की तरफ से हुआ, परसों और कल और आज फरीदाबाद में पूरी तरह से तोड़ किया। बहुत बेहतरीन हमारे सभी साथियों ने बहुत इसमें बेहतरीन काम किया और हमारे पूरे प्रदेश की तरफ से मैं उनका सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं ये अवश्य कहना चाहूँगा कि जो बेरोजगारी
जो आज 32.4% हरियाणा में पूरे हिंदुस्तान में सबसे नंबर 1 है, उसका जो मुख्य कारण, जहां पर एक तो सरकारी तो पद खाली पड़े ही हैं 1,82,000 पद, लेकिन साथ ही जो नोटबंदी का बहुत सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव अगर आपको देखने को मिलेगा तो फरीदाबाद में गुड़गांव में जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया हैं, उस नोटबंदी के कारण हजारों फैक्ट्रियों के बंद होने से कई लाख लोगों का हमारे यहाँ पर उनका रोजगार छीनने का काम हुआ। और इसी वजह से हरियाणा में जो उद्योग धंधे थे वो चौपट हो गए, जो एमएसएमई ही थी वो सारी बंद हो गई। तो जो बेरोजगारी की दर एकदम बढ़ गई, सरकारी नौकरियों में कोई हुआ नहीं, 32 बार यहाँ पर पर्चे लीक हो गए। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और एचपीएससी में रंगे हाथ करोड़ों रुपए के रिश्वत के साथ में पकड़े जा रहे हैं सारे। पूरी तरह से यहाँ पर कानून व्यवस्था ठप हो गई। जो खनन घोटाला हुआ, यहाँ पर रेती का जिस तरह से घोटाला हुआ, जिस तरह से यहाँ पर रजिस्ट्रियों का घोटाला हुआ, धान का, शराब का, सारा जो प्रदेश घोटालों की सरकार बन गई है और इस सरकार से छुटकारा पानी चाहती है। और उसका ये सबूत है कि इतने भीषण सर्दी में इतना भारी लोगों का सहयोग में सुबह से देख रहा, 6 बजे से सारा गांव निकल के औरत मर्द बच्चे सब जो सड़कों पर आ रहे हैं, ये इस बात का सबूत है कि लोगों के अंदर इस भाजपा से कितना गुस्सा है और सब राहुल जी का जो संदेश है उसके साथ मिलकर के चलना चाहते हैं। तो मैंने इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और आपके जो भी प्रश्न हैं जिनसे भी वो आप अपना पूछ सकते हैं। और एक बार आज दोपहर 2 बजे को राहुल जी फरीदाबाद के करीब 30 एमएसएमई से मुलाकात कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हमने काफ़ी लोगों को आमंत्रित किया था, पर कुछ लोगों को धमकी दी गई थी कि आप राहुल जी से मत मिलिए, परंतु उसके बावजूद करीब 30 ऐसे नीडर लोग हैं आज भी हमारे देश में, और ख़ास तौर से फरीदाबाद में, जो एमएसएमई चलाते हैं, और वो राहुल जी से आज मिल रहे हैं। और उसके बाद में मैं आपको ब्रीफिंग करूंगा उस मीटिंग के बाद। हुड्डा जी कुछ कहना चाहते हैं? दलाल साहब यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं। वैसे तो माननीय हमारे सभी नेताओं ने आपको सभी बातों से अवगत कराया, लेकिन जो हमारे फरीदाबाद पलवल का जो सबसे बड़ी जो समस्या है, जो आगरा नहर और गुड़गांव नहर में इतना गंदा पानी जो सालों से आ रहा है, और उस गंदे पानी की वजह से न केवल हमारी फसलें बल्कि पशुओं को, और जो धरती के स्रोत में भी जो गंदा पानी मिलने से जो स्वास्थ्य खराब हो रहा है। भाजपा की सरकार ने जो वायदा भी किया था आज तक कुछ नहीं किया। और फरीदाबाद जो इतनी बड़ी आबादी का शहर है, वैसे तो नीरज जी ने सारे मुद्दे आपके सामने रखे। बड़े शर्म की बात है कि आज फरीदाबाद के सेक्टर्स में आज तो चलो पानी बंद किया, यहाँ पीने योग्य पानी फरीदाबाद में उपलब्ध ही नहीं है। और जिस शहर की इतनी बड़ी आबादी को पीने का पानी भी उपलब्ध ना हो, और भ्रष्टाचार का जो बोलबाला है, वो सारी बातें बता चुके हैं। तो मैं तो आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि जो करप्शन फरीदाबाद में फैली हुई है, जो नीरज जी ने मुद्दा उठाया, आज कोई महकमा ऐसा नहीं जहां बिना रिश्वत दिए कोई काम हो सकता हो। और भाजपा के नेताओं ने जो लूट मचा रखी है, ये सब भारत जोड़ो यात्रा के आगमन से मैं समझता हूं कि ये लुटेरों को आंखें होंगी, और शायद इस इलाके के लोगों को बचने में भारत जोड़ो यात्रा से मदद मिलेगी। थैंक यू। शुक्रिया। आपके सवाल? एक मिनट। हाँ जी। एक मिनट। ओ सॉरी, माफ कीजिएगा सर। जयराम जी, शक्ति सिंह जी, कन्हैया जी, वे सभी साथीगण, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष उदयभान जी। देखिए जयराम जी, ये जो फरीदाबाद है, ये इलाका महाभारत से लगा लो। महाभारत में जब पांडवों ने 5 पद मांगे थे, उनमें दिलपत एक यहाँ का फरीदाबाद का था। सोनीपत, पानीपत, दिलपत। और उसके बाद 1857 में जब फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार शुरू हुई, राजा नाहर सिंह को पेड़ पे टांग के फांसी दी थी यहाँ बल्लभगढ़ के उसको। और जब इंडिपेंडेंस की लड़ाई शुरू हुई तो महात्मा गांधी ने सबसे पहला अरेस्ट
पलवल में दिया था, जहाँ से दलाल साहब एमएलए रहे, और इंडिपेंडेंस मिलने के बाद सबसे पहला इंडस्ट्रियल टाउन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फरीदाबाद बनाया और बहुत अच्छा, सबसे बड़ा शहर था। और यहाँ पर फ्रिज, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर देश के सबसे ज्यादा बनते थे और बहुत था, बहुत अच्छा तरक्की किया था। हमारी सरकार आई, हमने भी आईएमटी बनाया और बनाया, लेकिन इस पिछले 8 साल में बीजेपी सरकार ने फरीदाबाद को बदहाल कर दिया है। सारी रोड कोई नहीं, कोई मतलब इंडस्ट्री यहाँ से बहुत जा रही है, आप एमएससी लाए हैं उनको बताएंगे, और करप्शन का जैसे सभी साथियों ने किया है। तो आज जो कि सबसे बड़ा शहर था हरियाणा का, फरीदाबाद, आज पिछले 8-7 साल में बहुत पिछड़ गया है और उसकी पूर्ण रूप से जिम्मेवारी ये बीजेपी जेजेपी सरकार की है। ये मैं कहना चाहता था आपको, इनका ध्यान नहीं दिया जाता। शुक्रिया। आपके सवाल? हाँ जी, माइक दे देना है। हमारा सवाल है सर कि इमोशन को लेकर भारत जोड़ो यात्रा चल रही, इमोशन पर आपका फोकस है, लेकिन बीजेपी बार बार ये सवाल पूछती है जिस पर आपने वो ध्यान नहीं आकृष्ट कराया कि क्या इलेक्शन को लेकर के, क्योंकि वो बार बार कहते हैं कि जो बाई इलेक्शन बीच में हुए वहाँ से जहाँ जहाँ कहाँ यात्रा गई वहाँ आपके खिलाफ नतीजे प्रतिकूल आए हैं, तो क्या इसको लेकर भी आप लोगों को लग रहा है कि नहीं, इमोशन के अलावा इलेक्शन पर ही फोकस करना चाहिए? और दूसरा कि जब कश्मीर में खत्म होगा यात्रा तो क्या विपक्ष जोड़ो भी एक अभियान होगा भारत जोड़ो जैसा? सबसे पहली बात तो ये, शुक्रिया आपने सवाल पूछा। दिल्ली के नज़दीक आकर के भी लोग सवाल पूछ रहे हैं सर, ये अच्छी बात है। मुझे लगा दिल्ली के नज़दीक जाते जाते लोग सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि दिल्ली में आजकल सवाल पूछना गुनाह है, सरकार को पसंद नहीं है सवाल पूछने वाले लोग। आपको बहुत धन्यवाद। दूसरा, आपने कहा कि इलेक्शन, देखिए प्रायोरिटी की बात है, इसको ना बार बार कंफ्यूज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी जो है इसके बाद जो है वो ब्रह्मचारियों की पार्टी हो जाएगी और हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, दाढ़ी बढ़ गई है तो जो है सब लोग जो है अब चुनाव से जो है संन्यास ले लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम देश की विपक्षी पार्टी हैं तो लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं, देश का संविधान कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, मल्टी पार्टी सिस्टम में बिलीव करती है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है, पार्लियामेंट्री पार्टी है, तो ऑब्वियसली चुनाव लड़ेंगे। फोकस कहने का ये मतलब है कि इलेक्शन जो है वो एक मुद्दा है, इसके अलावे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के देश परेशान है। हम चाहते हैं कि सिर्फ चुनाव राजनीति का विमर्श नहीं हो, बल्कि चुनाव किस सवाल पे हो रहा है ना, वो जनता के सवाल हों, और जनता के वो सवाल जो हैं उसको पर हम फोकस रखना चाहते हैं। जहां तक हार जीत का सवाल है तो देखिए आंकड़ा तो हम भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि तर्क देना नहीं आता है। बुद्ध ने घर छोड़ा, उस एक घटना को जो है दोनों के पक्ष में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उसी एक घटना को सन्यास के पक्ष में भी और गृहस्थ के भी पक्ष में। आंकड़े को अगर ठीक से देखेंगे तो हम भी कह सकते हैं कि हम तो हिमाचल का चुनाव जीत गए, एमसीडी का चुनाव जो है बीजेपी हार गई है, बाकी बहुत सारा बाय इलेक्शन हार गई है। इससे निकलेगा क्या? सवाल यह है कि चुनाव जब देश में हो रहा है तो 5 साल में चुनाव जब होते हैं तो 5 साल तो किसी कारण से, किसी रैशनैलिटी से बनाया गया है ना, कि उस 5 साल में सरकार का रिपोर्ट कार्ड देखा जाएगा, सरकार ने क्या काम किया है उसका अवलोकन करेगी जनता और दोबारा उसको मैंडेट देगी। आजकल हम लोग क्या देखते हैं कि सारे राजनीतिक विमर्श को जो है चुनावी परिणाम, और ये बड़ी शर्म की बात है और बड़ी बेशर्मी से लोग जो है टीवी स्टूडियो में बैठ करके बोलते हैं रिजल्ट आने के बाद। हम सबको जो है अपने ऊपर एक सवाल खड़ा करना चाहिए कि जब रिजल्ट आ गया है तब ये आप क्यों कहते हैं? रिपोर्टर भी बोलते हैं, पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी बोलते हैं, अब असली खेला शुरू होगा। क्या खेला शुरू होगा? ये बेशर्मी हमारे आंख के सामने में हो रही है। जब परिणाम आ गया है, सिंपल मेजोरिटी किसी पार्टी को आ गया है, तो क्या खेला शुरू होगा? ये जो बेशर्मी और बेईमानी है ना, इसको हमको नैतिक बल देना बंद कर देना चाहिए। चुनाव जीतने की अगर बात करते हैं, मध्य प्रदेश की चुनाव हम नहीं जीत गए थे, कैसे मध्य प्रदेश में हमारी सरकार चली गई? क्या कर्नाटक में हम चुनाव नहीं जीत गए थे? क्या गुजरात में हमने जो है वो सिचुएशन नहीं देखा? जो लोग यहां बैठे हुए हैं उसके ऊपर आप तमाम तरीके का आरोप लगाते हैं, और वही लोग जो है जब भाजपा के दफ्तर में जाकर के बैठ जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। क्या इस पे हम सवाल खड़ा नहीं करेंगे?
आज इस देश में इंस्टीट्यूशंस पे अटैक है और इलेक्शन एक कंपोनेंट है। हमको दूसरे इंस्टीट्यूशंस के भी बारे में सोचना पड़ेगा। पार्लियामेंट अचानक से बंद कर दिया गया, बताइए, अचानक कोविड हो गया और सुबह में कोविड हुआ और शाम में कोविड समाप्त हो गया। वही लोग जो मास्क लगा करके पार्लियामेंट में आए थे सुबह में, शाम में मास्क लगाना भूल गए। भीड़ में जाते हैं तो मास्क नहीं लगाते हैं। जब रैली में जाते थे, जब डेल्टा वेरिएंट था, दीदी ओ दीदी कर रहे थे बंगाल के चुनाव में जाकर के, डेल्टा वेरिएंट था, तब जो है मास्क नहीं लगा रहे थे। और जब चीफ मिनिस्टर्स के साथ ऑनलाइन मीटिंग हो रही है, जूम कॉल हो रहा है, तब मास्क लगा लिए हैं। लोग को मूर्ख समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं। चुनाव हम लड़ते हैं, चुनाव हम लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के परिणाम के आधार पर यह कहना कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई है, तो देख लीजिए कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई है। तो जिस यात्रा को आप 7 सितंबर से इग्नोर कर रहे थे, जो ही हम दिल्ली के दरवाजे पे पहुंचे हैं तो पेट में जबरदस्त मरोड़ पैदा हो गया है। तमाम कोशिश कर रहे हैं। पूरे देश में हमको परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यह भारत जोड़ो यात्रा है, दिल्ली की यात्रा नहीं है। लेकिन जो है दिल्ली में जो है अड़ंगा लगाने की कोशिश की जा रही है। तो इस बात को हम सब लोग समझें। आज हमारा देश जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है उसको स्वीकार करें। चुनाव है, चुनाव लड़ेंगे, हारेंगे, जीतेंगे, एक बात है, लेकिन चुनावी प्रक्रिया भी चलती रहनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन भी ठीक से काम करना चाहिए। एक सवाल हमारी यात्रा के ऊपर, बच्चे क्यों आ रहे हैं? बच्चों को लेकर के जो है हमारे ऊपर केस किया गया, कंप्लेन किया गया। और मोदी जी जब गए गुजरात में कैंपेन करने के लिए, तो बच्चा को बिठा करके अपने साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे। तब इलेक्शन कमीशन कहां चला गया? नियम कानून सबके लिए बराबर होगा ना। विपक्ष के लिए जो होगा वही सत्ता के लिए भी होगा। तो चुनाव के इर्द गिर्द विमर्श बना करके ना, हार जीत के इर्द गिर्द, और उस हार जीत में भी कोई नैतिकता नहीं है। जीती हुई पार्टी का विधायक खरीद करके सरकार बना लेना, जब तक यहां थे तो जो है देश विरोधी थे, हरियाणा में ऐसी। तो ये जो सवाल है, इस पे हम लोगों को मुखरता से बोलना पड़ेगा। इलेक्शन से भाग नहीं रहे साहब, इलेक्शन हम भी जीते हैं और फिर भी जीतेंगे। इनको डर यही लग रहा है ना कि दिल अगर जीत लिया ना तो इस चुनाव कैसे हराएंगे। सारा सूटकेस जो है ना चाणक्य साहब का, वो घर में ही रखा रह जाएगा। एक बार जब लोग तय कर लेते हैं ना कि बिकेंगे नहीं, और जो लोग खरीदेंगे ना, आपको दिल्ली का एग्जाम्पल देना चाहते हैं। दिल्ली के भी प्रभारी हमारे बीच में मौजूद हैं। हमारे 2 लोगों को खरीदने की कोशिश की गई। ये चलन पैटर्न हो गया है। अब दूसरी पार्टियां भी ऐसा करना शुरू कर देगी। इस प्रवृत्ति पे हमको हमला करने की जरूरत है। उसके बाद आम लोग जाकर के घर घेर लिए। उसके बाद नहीं, हम लोग कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं रह रहे हैं। जनता के अंदर वो चेतना जगाना, ये हमारी प्राथमिकता है। चुनाव भी होगा, लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। देखिए, भावना एक बात है, भूख का भी सवाल है। हम इसके 2 पक्ष पे बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि घर के लोग अगर आपस में लड़ते रहेंगे ना, तो घर टूट रहा है, इसकी मरम्मत करनी है, इस पे ध्यान नहीं जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि इसका एक पक्ष ये है कि देश में रहने वाले सब लोग भारतीय हैं। हरियाणा के लोग भी भारतीय हैं, बिहार के लोग भी भारतीय हैं। हम सब भारतवासी हैं और हम सब के मिलाने से ही देश बनता है। और लेकिन ये जो लोगों को आपस में लड़ाया जाता है, भावनाओं को जो भड़काया जाता है, भावना आजकल गजब हो गया है। जब देखिए तब भड़क जाता है, लेकिन भूख के सवाल पे नहीं भड़क रहा है। तो भावना और भूख दोनों जो है इस यात्रा के उद्देश्य हैं। प्राइमरली अर्थशास्त्रियों ने भी यह कहना शुरू कर दिया है कि अगर देश में नफरत का माहौल रहेगा तो रोजी रोटी का सवाल गायब रहेगा। नफरत को कम करेंगे तभी रोजी रोटी के सवाल होंगे। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने आपको बताया ना कि 32 बार जो है पेपर भर्ती घोटाला यहां हो चुका है, पेपर लीक हो चुका है, भर्तियां निकल नहीं रही है। इंडस्ट्रियल टाउन जो है वो बैरन लैंड में कन्वर्ट होना शुरू हो गए हैं। एमएसएमईज लगातार बंद हो रहे हैं। अगर ये हरियाणा का हालत है तो आप सोचिए कि बिहार में क्या हो रहा होगा। तो देश के लोगों के जो बुनियादी सवाल हैं, उन सवालों पर राजनीतिक विमर्श हो, और ये तभी संभव हो पाएगा जब हम देश के लोग आपस में एक टीम की तरह काम करेंगे। कोविड है तो पहले संसद का सत्र रोका जाए। प्रहलाद जोशी ने आपके उस सवाल पर अटैक किया है कि कांग्रेस के नेता विदेश में छुट्टी मनाने के लिए खुद यात्रा तोड़ना चाहते हैं। ये बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल बकवास, बिल्कुल गलत। और समय दिखाएगा
कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। मैं प्रहलाद जोशी के स्तर पर गिरना नहीं चाहता हूँ। वो मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, जिम्मेदार तरीके से उनको बोलना चाहिए। और जो पार्लियामेंट आज एडजर्न हुआ है उसका कारण भी जान लीजिए। जब पार्लियामेंट की शुरुआत हुई थी तब कई विपक्ष पार्टियों ने मांग की थी कि सरकार के पास कोई बिल्स नहीं है, एजेंडा नहीं है। आप 30 तारीख तक चलाना चाहते हैं, 29 तक चलाना चाहते हैं, तो 23 तारीख को आप एडजर्न कीजिए। ये मांग कांग्रेस पार्टी से नहीं, डीएमके से आया था, कई बीजेडी से आया था, कई क्षेत्रीय पार्टियों से आया था। पहले दिन से मांग हो रही है कि सरकार के पास कोई विधेयक ही नहीं है पारित कराने के लिए। तो बिजनेस नहीं है तो आप हाउस क्यों चला रहे हैं? अभी इनको एक बहाना मिल गया, कोविड एक बहाना बन गया उनके लिए, और आज इन्होंने एडजर्न करा ली। हालांकि वास्तविकता ये है, हकीकत ये है कि उनको एडजर्न कराना ही था, क्योंकि कुछ बिजनेस बाकी नहीं रहा 4 दिन के लिए। इस पे मुझे एक जो आपने सवाल पूछा है बहुत जरूरी सवाल है। छुट्टी को लेकर के एक मैसेज घूम रहा है कि भारत जोड़ने वाले मिस्त्री, यही शब्द है। मुझे कोई शर्म नहीं है बोलने में। जो उनको शर्म नहीं है जो लिख रहे हैं मैसेज, तो मुझे पढ़ने में क्या शर्म होगी। भारत जोड़ने वाले मिस्त्री जो है वो 24 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक छुट्टी पे रहेंगे, क्योंकि उनको छुट्टी मनाने के लिए विदेश जाना है। यही व्हाट्सएप पे मैसेज आया होगा, हमको भी आता है। उस मैसेज का पीछे इतिहास क्या है हमको जानना पड़ेगा। जब यात्रा अनाउंसमेंट हुआ ना सर, हमारे जान पहचान के लोग जो भाजपा के नहीं है उन लोगों का भी यही प्रश्न था, राहुल जी पैदल चलेंगे? हम बोले नहीं नहीं, प्रधानमंत्री जो 8,500 करोड़ का फ्लाइट खरीदे हैं ना वो दे देंगे गिफ्ट में, रिटर्न गिफ्ट में देंगे, उससे चलेंगे। 12 करोड़ का जो कार खरीदे हैं ना उस पे चला जाएगा। इस तरीके से नेताओं को लेकर के, खास करके विपक्ष के नेताओं को बदनाम किया गया है कि जो सामान्य बात है उस सामान्य बात को भी हम भरोसा नहीं कर पाते हैं। और राहुल जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि हम कोई इकलौते नहीं हैं, इस देश में लाखों करोड़ों तपस्वी हैं जिनको हम किसान कहते हैं। और कोरोना की बात हो रही है ना, मैं कोरोना याद दिलाता हूं। यही फरीदाबाद शहर है, साइकिल चला करके बिहार के मजदूर गए, पैदल अपने बच्चों को पीठ पे बांध करके जो है मजदूर बिहार गए। तब तो जो है कोरोना नहीं याद आ रहा था। आज जब हम पैदल चले हैं कन्याकुमारी से, 100 दिन से ज्यादा चलते हुए हो गया है 3000 किलोमीटर, तब समझ में आ रहा है कि पैदल चलने का दर्द क्या होता है। ये बार बार विपक्ष के नेताओं को लेकर के ऐसा मैसेज करते हैं, जबकि अगर हम सिद्धांत की बात करें तो कांग्रेस पार्टी इस देश में 8 घंटा मजदूरों को काम करने का अधिकार होना चाहिए, इसको लेकर के कानून बनाया। सप्ताह में 2 दिन छुट्टी होनी चाहिए, सैटरडे और संडे, इसको लागू कराया। तो यात्रा में जो लोग चल रहे हैं वो छुट्टी ले रहे हैं, तो ये अमानवीय है क्या? ये अमानवीय उसको लगेगा ना जिसने कभी अपनी पारिवारिक जिम्मेवारी नहीं उठाई। कोई होता ना जिसके साथ छुट्टी बिता सकते थे तो ये सवाल नहीं बोलते। जो लोग अपने आत्ममुग्धता का शिकार होता है ना, जिसने जिंदगी में इंसान बनाया ही नहीं, क्या करेगा छुट्टी लेकर के? फुटबॉल मैच देखते हुए एक दृश्य देखे थे आप सब लोग, ग्रुप में फुटबॉल मैच देख रहे थे, एक साहब अकेले टीवी पे फुटबॉल मैच, बताइए फुटबॉल का मैच कोई अकेले देखता है? हैं? देखे थे कि नहीं देखे थे? इस बात को समझिए। और जो तमाम लोग परिवार बना रहे हैं ना, शादी कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, ये आपको अनैतिक बोल रहे हैं। और खुद जो जिम्मेवारी नहीं निभा पाए, डर से भाग गए, क्योंकि आई लव यू कहने के बाद आई लव यू टू भी होता है और उसको निभाना भी होता है। जो ये नहीं कर पाए ना, वो अपने आप को नैतिक बोल करके आपके कंधे पे बैठे हुए हैं। आंख खोलिए साहब, परिवार चलाना एक जिम्मेवारी है, छुट्टी मिलना एक मानवीय अधिकार है, अपने रिश्तों को निभाना सामाजिक दायित्व है। हम देश का दायित्व निभा करके परिवार का दायित्व निभाएंगे, इसमें क्या बुराई है? किस लिए आप कमाते हैं? कि आपके शादी हो, बच्चे हो, परिवार हो, इसलिए कमाते हैं ना? क्या दिक्कत है इसमें? और मैं बताऊं इसका टेक्निकल कारण है, ये बात हम लोग बोलना नहीं चाहते थे। हमारा कंटेनर रिफर्बिश होना है, हमको पहाड़ में जाना है, उसको जो है दोबारा से तैयार किया जाएगा। लेकिन इनको मौका मिलना चाहिए यात्रा को किसी भी तरीके से बदनाम करने का। पहले दिन से ये बोल रहे थे कि ये चलेंगे नहीं, विदेश चले जाएंगे। अरे
विदेश जाने का आरोप जो है वो हमारे नेता के ऊपर लगता है। अब बास्को डिगामा की चक्कर की तरह जो दुनिया का चक्कर प्रधानमंत्री लगा रहे हैं। हमको लगता है कि जब प्रधानमंत्री स्वयं इतना विदेश घूम रहे हैं तो विदेश मंत्रालय की जरूरत क्या है? विदेश मंत्रालय तो होना ही नहीं चाहिए। इस तरह से यात्रा को बदनाम करने की कोशिश की जाएगी। मैंने आपको कह दिया 4 बिंदु हैं चौतरफा हमला में। पहला बिंदु कि ये यात्रा की प्रासंगिकता पे सवाल उठाए। दूसरा बिंदु, इन्होंने यात्रा को बदनाम करने का कोशिश किया। तीसरा बिंदु कि मंदिर क्यों जाते हैं। और चौथा बिंदु जो मैं बार बार आपको कह रहा हूं यात्रा को लेकर के, कि कुछ भी कोई बहाना लगा करके अब ये यात्रा को रोकना चाहते हैं, पर ये यात्रा रुकेगी नहीं। मैं प्रहलाद जोशी को एक चुनौती देना चाहता हूं। अगर वो जो कह रहे हैं सच निकलेगा, मैं पब्लिकली माफी मांगूंगा। अगर वो जो कह रहे हैं सच निकलेगा तो मैं पब्लिकली माफी मांगूंगा। अगर वो जो कह रहे हैं सच नहीं निकलेगा, उनको पब्लिकली माफी मांगनी चाहिए। ये मैं चुनौती दे रहा हूं और ये साबित हो जाएगा 2 तारीख तक। ट्रैवल रिकॉर्ड, हमारे सबके ट्रैवल रिकॉर्ड सरकार के पास है। सीट नंबर भी सरकार के पास जानकारी होगी। अगर वो जो कह रहे हैं सच निकलेगा, मैं माफी मांगूंगा। अगर वो कह रहे हैं गलत निकलेगा, उनको ये धैर्य होना चाहिए, खड़े होकर माफी मांगे, क्योंकि बार बार ये बकवास बातें करते रहते हैं। सर सवाल ये है कि आप एक जिम्मेदार राजनीतिक दल है। देखिए, हम लोग इसको बतौर राजनीतिक दल रोकें, उससे ज्यादा जरूरी है कि इस देश के आम लोग बतौर वोटर इसको रोकें, क्योंकि ये अनैतिक है, ये गलत है। एक बार जब लोगों ने अपना मैंडेट दे दिया, सरकार चुन दिया, सरकार 5 साल चले और उसके फिर काम के आधार पे जो है सरकार का काम कैसा रहा, जनता अपना अगला निर्णय लेगी। तो ये लड़ाई एक राजनीतिक दल के कैपेसिटी से आगे बढ़ करके इस देश के नागरिकों के कंधे पे है। कन्हैया जी, सवाल ये है कि कोविड को लेकर तरह तरह की बातें की जाती है। कांग्रेस का अपना पक्ष है, बीजेपी का अपना पक्ष है। सरकार ये कहती है कि चीन, अमेरिका, बाकी कंट्रीज में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए एहतियात बरतने की जरूरत है। एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते आप यात्रा निकालिए, लेकिन प्रोटोकॉल का अगर पालन करेंगे तो उसमें दिक्कत कहाँ आती है? क्या सरकार सवाल उठा रही है इसलिए उसका विरोध है, या आप लोग मानते हैं कि कोविड नहीं है, पूरी तरह से नहीं? देखिए, सबसे पहली बात सर, ये इसका मैं जवाब देता हूं, आप भी बोलिएगा कि कोरोना ना कांग्रेस बीजेपी नहीं है। कोरोना एक वायरस है, वो सब के लिए है। ना कोरोना का कोई धर्म है, ना कोरोना का कोई राजनीतिक विचारधारा है। कोरोना के नाम पर, कोरोना का बहाना बना करके जो राजनीतिक चालबाजी की जा रही है ना, हम उस पर सवाल उठा रहे हैं। कोरोना का प्रोटोकॉल जो सरकार लाएगी उसको पहले भी फॉलो किए थे, आगे भी फॉलो करेंगे। लेकिन ये प्रोटोकॉल कब लाया जा रहा है, क्यों लाया जा रहा है, किसके लिए लाया जा रहा है, इस पे भी आंख खोल करके सवाल करेंगे। और आप भी सवाल कीजिए, हम उम्मीद करते हैं। हो सकता है कि आपको नौकरी में नहीं निकाल दिया जाए आपको, तब आप भी हमारे साथ आइएगा भारत जोड़ो यात्रा में। लेकिन यह सवाल पूछा जाए कि भाई सुबह में मास्क लगाना प्रोटोकॉल है, शाम में बाराती जब गए थे तब मास्क लगाना प्रोटोकॉल नहीं है। ये सवाल पूछने में क्या दिक्कत है? आप कहते हैं तो मैं ये सवाल मास्क लगा के पूछ लूंगा, अच्छा होगा कि मुंह भी नहीं दिखेगा। देखिए, इस पे ना रैशनल तरीके से जो है हम लोगों को समझना पड़ेगा कि रैली में कोरोना गायब हो जाता है, ठीक है, और जूम मीटिंग में कोरोना आ जाता है। इस पे आप सब लोग सवाल पूछिए। कोरोना का कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है, हम भी ऐसा नहीं कह रहे हैं। और कोरोना का नियम और प्रोटोकॉल साइंस के हिसाब से, पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से नहीं, मेडिकल साइंस के हिसाब से जो होगा उसको फॉलो करेंगे। आज सुबह से मैं मास्क पहना हूं और आज सुबह मैंने सभी भारत यात्रियों से गुजारिश की वो मास्क पहने। कल सभी लोग मास्क पहनेंगे। आज कुछ लोग, एक मिनट, आज कुछ लोग मास्क पहने क्योंकि हमारे पास 250 मास्क नहीं थे, पर मेरे पास थे तो मैंने पहना, और कल सब लोग पहनेंगे। अगर मास्क पहनना जरूरी है, हम पहनेंगे, उसमें क्या है? एक मिनट
information, I'll share it with you, Chandra. सर जयराम सर देखिए, मैंने उनके सवालों के जवाब दिए। मैं भाजपा के ऊपर अपना समय न कभी नहीं बर्बाद करूंगा साहब। सवाल हम हमेशा देश की जनता के लिए उठाते हैं। रोजी का सवाल, रोजगार का सवाल, भर्ती का सवाल, किसान का सवाल, मुआवजा का सवाल, महिला सुरक्षा का सवाल, सामाजिक न्याय का सवाल, हम ये उठाते हैं सवाल। भाजपा को लेकर के जो हमने कही है ना, ये हमने उनको उनकी भाषा में जवाब दिया है। लोकप्रियता तो आपकी भी कृपा है साहब। मैं इस पे बोलना नहीं चाहता हूँ। जयराम सर एक क्वेश्चन आपसे है सर है बिकॉज सर नॉट जस्ट भारत जोड़ो यात्रा बट देयर आर अदर रैलीज Who is asking the question? Oh, sorry. Huh. The other rallies are also underway because Karnataka assembly elections are coming in and JDS is also doing a rally in Karnataka, Panch Ratna Yatra. So that is also under the scanner because many of the states have also issued the COVID guidelines. What is your response to that? Because other rallies are also taking place, but the question arises for the Bharat Jodo Yatra. No, I have said, and let me repeat it. Any protocol based on scientific and medical advice that is uniformly implemented will be followed by the Congress party. We have always followed it. We were not the party which gave a solution that the COVID situation will be won in 18 days, like the Mahabharat war. There was one gentleman who said that we will win the war on COVID in 18 days. There was one gentleman who advised Indians to deal with the COVID epidemic by going to their balcony, tali bajao, ghanti bajao. These were the remedies that were given for COVID, if you recall. We were not that political party. If there is a protocol, scientific protocol, medical protocol, health protocol, we will follow it. And I am telling you voluntarily today. And I wore the mask longer than the Prime Minister wore it yesterday. Yesterday the Prime Minister's mask was for the TV. So I have advised the Bharat Yatris this morning, at 5 o'clock this morning. They couldn't, many of them were not carrying masks because none of us anticipated this situation that has arisen out of the health minister's letter. So we will, if there is a directive to wear masks, we will wear masks. If there is a directive to maintain social distancing, we will maintain social distancing. I don't understand what the controversy is all about. There is no directive. There is no protocol. Are you going to stop flights from China? Are you going to stop flights? Nowadays you don't have to stop, you can't only stop flights from China because you can go to Frankfurt and then come to India. So are you going to stop international flights? We are not doing anything of that sort. So I am saying, this whole COVID drama in the last 2 days has been orchestrated to defame and derail Bharat Jodo Yatra from coming to Delhi. That's the only objective. कन्हैया जी से पूछिए क्योंकि वो मैं तो गेस्ट आर्टिस्ट हूँ, ये तो मेन एक्टर जो ये क्वेश्चन बोलो यार। जी सवाल हमारे आए थे, हमारे जीते, जहाँ जहाँ गए हमारे हरियाणा में, जहाँ जहाँ राहुल जी का हमने पब्लिक मीटिंग रखवाई थी वहाँ सारी सीटें जीते हम। ये क्या लॉजिक है? ये आपका सवाल मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, तो इसमें एक बात बताइए कि राहुल जी से अगर बीजेपी को फायदा हो रहा है तो बीजेपी भारत रत्न क्यों नहीं दे देती है राहुल जी को? खुश होना चाहिए। फिर यात्रा क्यों रोक रही है फिर? अमेरिका में बढ़ रहे, कोरिया में भी बढ़ रहे, अगर
नहीं, बढ़ गए हैं, ये बड़ी चिंता की बात है। लेकिन भाजपा के एक मंत्री ने कहा है कि फिर गाना गा देंगे, कोरोना चला जाएगा, गो कोरोना गो। सुने कि नहीं? भाजपा के एक मंत्री ने पार्लियामेंट के प्रीमाइस में कहा कि पिछली बार भी हम गाना गा दिए थे, गो कोरोना गो, कोरोना चला गया, इस बार कोरोना आएगा फिर हम गाना गा देंगे, गो कोरोना गो। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम साइंस में बिलीव करते हैं, जो भी प्रोटोकॉल सरकार का होगा, जो एडवाइजरी होगा, उसको फॉलो करेंगे। देखिए, हमारी कोशिश तो यही है कि इस देश में सकारात्मक राजनीति हो, पॉजिटिव पॉलिटिक्स हो, क्योंकि उस पॉलिटिक्स में का फायदा ये होगा कि हार जीत किसी की हो, लेकिन उससे लोगों को फायदा होगा। अगर हम राजनीतिक विमर्श के केंद्र में बेकारी का सवाल ला पाए, महंगाई का सवाल ले पाए, एसएमईज जो स्मॉल स्केल मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज का सवाल है, महिला सुरक्षा का सवाल है, किसानों को मुआवजा का सवाल है, खेती का सवाल है, सीमा सुरक्षा का सवाल है, तो उससे देश को फायदा होगा। चुनावी परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन इस आधार पे अगर राजनीतिक विमर्श होगा, लोगों के बुनियादी सवाल पर होंगे, तो लोगों को फायदा होगा। हम वो प्रयास कर रहे हैं, कितनी सफलता मिलेगी ये तो देखने वाली बात है। ये आपका एक ऑब्जर्वेशन है, सवाल नहीं है। तो क्या मैं क्या जवाब दे सकता हूँ? नहीं, मैं क्या जवाब दे सकता हूँ? नहीं लगती है, वो थिक स्किन्ड है। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन। हाँ, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। एक मिनट अभी दिल्ली के बारे में कुछ और जानकारी शक्ति सिंह जी देंगे। दिल्ली के प्रोग्राम, कल के दिल्ली के प्रोग्राम के बारे में कुछ साथियों का मुझे मैसेज आया है कि आपने दिल्ली का प्रोग्राम तो अनाउंस किया, पर टाइमिंग भी साथ में बता देते तो हमारे लिए अच्छा रहता। वो प्रेस ब्रीफिंग के दौरान आया है। हमारा डे 108 108वां दिन यानी कल 24 तारीख हरियाणा से हम दिल्ली में प्रवेश करेंगे।